वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। कल का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था हमारा, सेकंड यूनिट एसिड बेस एंड सॉल्ट का, आप सभी ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा और समझा होगा उसको। देखो आज उसी कड़ी में हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, लेक्चर नंबर कौन सा आएगा? 5, लेक्चर 05। कल जो हमने पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, वहां हमने एक बेसिक चीज सीखी थी कि कोई भी एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ये चीज हमने पढ़ ली थी। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th। हमने स्टार्टिंग से सिलेबस शुरू करा रखा है, आज सेकंड यूनिट कर रहे हैं। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ आप सब जुड़े हुए हो मुझसे और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा। आज आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका 9 to 12th केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ डिटेल्ड में बहुत ही बेसिक से और शुरुआत से कराया जा रहा है कि बोर्ड से पहले आपको यहाँ पूरा कंप्लीट सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट पेपर सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो आप बस, आपको करना इतना, आप जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, अपडेट्स आए उनको फॉलो कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा, आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि भाई पानी जो है वो क्या है हमारा, एसिड या फिर बेस। हमने बेसिकली एसिड और बेस की डेफिनेशन है कुछ ऐसे पढ़ी है कि जो पानी में डालने पे H पॉजिटिव दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव दे रहा है उसको हमने एसिड मानना है, और जो OH नेगेटिव दे रहा है उसको हमने बेस मानना है। कि H पॉजिटिव वाला तो हमारा एसिड होगा और ये हमारा होगा बेस। लेकिन पानी है भाई, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है तो H2O। अगर H2O को हम डिसोसिएट करें, ब्रेक डाउन करें, तो किस में टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब बताओ, ये तो कहानी गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ तो H पॉजिटिव है, यहाँ OH नेगेटिव है, दोनों चीजें हैं। अब आप कहोगे कि सर H पॉजिटिव OH मतलब एसिड और बेस दोनों है, तो इसका मतलब सोल्ट हो जाएगा। नहीं, सोल्ट भी नहीं है, पानी तो पानी है, दिखता है आपको। अब क्या करें? तो देखो बच्चों, जो वाटर है ये एसिडिक करेक्टर भी शो कर सकता है, ये बेसिक करेक्टर भी शो करता है। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर। इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है हम किसके साथ इसको compete करा रहे हैं। कुछ ऐसा मान ले भाई, जैसे 10 है, 10। अब कोई कह सकता है 10 छोटा है या बड़ा है, कि 10 कम है या ज्यादा है? नहीं कह सकते। ये चीजें होती तुलनात्मक, कंपैरेटिव स्टडी। अब कोई कहे 10 ज्यादा है, ये यहाँ हम 12 लिख देंगे भाई। ये लो, कैसे हो गया 10 ज्यादा? 12 है ज्यादा। अब कहेगा 10 कम है, यहाँ 6 लिख दो। अब बताओ, ये 10 ज्यादा कम कम है? 10 ज्यादा है 6 से। तो ऐसे ही वाटर का जो नेचर है एसिड और बेस का, वो एम्फोटेरिक नेचर इसलिए होती है, दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है हम किसके साथ इसको compete करा रहे हैं, किसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, कि वहां पे H पॉजिटिव देने की इसकी टेंडेंसी दूसरे से ज्यादा है या कम है। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो H पॉजिटिव ज्यादा दे रहा है, और वहां पे इसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव देने की कम है, तो ये OH नेगेटिव दे देगा भाई। कोई बात नहीं, वहां बेस की तरह रिएक्ट कर जाएगा। आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे वाटर एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। तो आपको पानी में कंफ्यूज नहीं होना है। पानी आपको एसिड की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई देगा और बेस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये लिख लो, एसिड एंड बेसिस इन वाटर लिख लोगे कि वाटर कैन एक्ट, या फिर लिखो, मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, बाकी आगे आगे पढ़ेंगे हम पूरा एम्फोटेरिक नेचर के बारे में। क्या लिखोगे? व्हेन एडेड टू वाटर एसिड एंड bases dissociate into their respective, लिख लो, acid and base dissociate into their respective ions and help conducting electricity.
ये लाइन लिख लो आप। आगे जब एम्फोटेरिक नेचर हम पढ़ेंगे तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक बार एसिड की तरह रिएक्ट करता हुआ दिखेगा आप वाटर, और एक बार बेस की तरह आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। अब देखो आज वाटर के बारे में बताना जितना, अब एक नई चीज पढ़ते हैं थोड़ी सी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एसिड बेस को लिख लेना ये लाइन, साथ साथ मैं बोलता हूँ सुनना, अगर किसी को दिखने में दिक्कत होती हो तो आप सुन के लिख लिया करो। देखो हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी बेसिक केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें बताई थी कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था, ये हमारा सेकंड ग्रुप था। इसको नाम दिया था हमने, क्या को दिया था, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। इसको नाम दिया था हमने एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये नाम दिया था हमने इन दोनों के। एस ब्लॉक था ये, आप सभी को पता होना चाहिए अभी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हमने बेसिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है। तो ये एस ब्लॉक था, इसमें दो ग्रुप थे, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मैंने कहा था कि एल्कली एल्कलाइन से का मतलब आप सीधा बेस से समझो कि बेस ही एक तरह से। तो बेसिक में दो डिफरेंस लिखूंगा कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है, वो एक बार लिख लो। यहाँ से समझ में आएगा ना अल्कली टर्म्स कहाँ से आई, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोला गया, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया। ठीक है भाई। अब लिख लो डिफरेंस इन बिटवीन बेस एंड अल्कली, क्या हेडिंग डालोगे, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली लिखो। पहले क्या लिखोगे, पहले बेस के बारे में लिख लो दो बातें, सभी को पता है बेस क्या होता है। बेसिस देखो जो भी बेस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंडर वो होते हैं, मतलब जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। बेसिस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहली चीज आ गई समझ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इनके जो कंप्राइज मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, देखो बेस में होता क्या है, पहले को लिखो, दे आर comprised of metal oxides, metal hydroxides, metal carbonates, एंड बाइकार्बोनेट्स। ये हमने कल रिएक्शन में पढ़े होंगे, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। और लास्ट में लिख लो मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई आपके अगर कोई पूछे कि एल्कली और बेस को डिफरेंशिएट करो तो आपको दो तीन बातें लिखनी है, ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये लिखने के बाद अपने आप समझाओगे कि बेसिक जो उनकी चीजें हैं, टर्म्स है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नाम बना दिए तो नाम के अंदर बनाए हैं तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, वो चेंज बहुत ही माइनर्स है, वो हम आपको लिखवा रहे हैं। एल्कली में क्या होता है देखो, एल्कली में लिखो एन एल्कली इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एन एल्कली इज an aqueous solution of a base। और क्या होते हैं मेनली, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स टर्म्स कहां से आई, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है वो सारे मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप मेटल्स हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं जब उनको पानी में डिसोल्व किया जाता है तो बेसिक नेचर शो करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा अल्कली और अल्कलाइन। इसलिए अल्कली टर्म्स वहां से आया कि अल्कली क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी के अंदर कुछ डाल के बनाया जाए, जिसमें जो हमारा सोलवेंट होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सोलवेंट जिसमें पानी हो, वाटर हो, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। देखो ऐसा होता है कुछ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। जहां पे सोल्यूट होता है लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, सोलवेंट होता है जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर है, वाटर में आपने शुगर ऐड किया तो शुगर है सोल्यूट और वाटर है सोलवेंट। तो जहां पे भी वाटर सोलवेंट होगा मतलब मोर एक्सेस में प्रेजेंट होगा,
वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो भी होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए उनको अल्कली बोला जाता है, इसलिए उनका नाम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिया हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है। ये अल्कली आपको दिख रहा है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, उधर भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बीच में लिखने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा हूँ मैं, आपको सुनाई देना चाहिए, थोड़ा इसको पीछे कर देते हैं। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, आ गया ये पॉइंट समझ में। नेक्स्ट क्या होता है देखो, इट डिजोल्व्स इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। वही है कि क्या करता है, OH नेगेटिव आयन देता है वाटर में, डिजोल्व करने पे, डिजोल्व इन वाटर एंड गिव्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि all politicians are leaders, all politicians are leaders, but all leaders are not politicians। भाई नेता तो जरूर थोड़ी राजनीति में आए, नेता तो कोई संगठन का, मजदूर यूनियन का भी हो सकता है, या घर में भी हो सकता है। तो जितने भी राजनीति वाले हैं वो तो लीडर होंगे, जरूर होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि विधायक सांसद बन के जाते होंगे। तो ऑल पॉलिटिशियंस आर लीडर्स, वो तो लीडर हैं सारे, जितने भी राजनीति वाले हैं वो सारे लीडर हैं, नेता हैं। लेकिन सारे नेता राजनीति में नहीं है। मान लो कोई अपनी आई रेजिमेंट की बातें कर रहा है तो जरूर थोड़ी वो नेता ही हो, वो अलग टाइप का नेता, वो राजनीति में नहीं है। ऐसे ही थर्ड जो पॉइंट है वो इसी तरह से है कि ऑल अल्कलीज आर बेस, ऑल alkalis are base but all bases are not alkali। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जितने भी अल्कली होंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन कहीं भी दिख जाए तो आपको लिखना है कि बेस है। लेकिन कोई आ जाए कि ये बेस है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो अल्कली है या नहीं है। वहां हो सकता है कि वो बेस हो लेकिन अल्कली ना हो, लेकिन जितने भी अल्कली होंगे वो सारे बेस होंगे। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो एक पॉइंट, एक बात और करते हैं, आज का लेक्चर को उसके बाद खत्म करेंगे। हाइड्रोनियम आयन एक नया नई टर्म है आपके पास, उसके बाद जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसको हम पीएच और स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, वो सब चीजें दो तीन तीन लेक्चर के अंदर आपका यूनिट इसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब आज हमारा 5th लेक्चर है, तो लेक्चर नंबर 10 तक आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा बचे हुए 4-5 में। देखो एक टर्म होती है हाइड्रोनियम आयन। जो वाटर होता है H2O, भाई इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, देखो स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाता हूँ आपको। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 और 6, हाइड्रोजन कितना है 1। इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो एक तो ये हाइड्रोजन दे देगा, कहेगा एक हाइड्रोजन और लिया भाई कहीं से, अब एक ये देगा एक ये देगा, क्या बन जाएगा ऑक्सीजन का 2 और 8 बन जाएगा शेयर करके। इसने एक दिया है तो ये शेयर कर लेंगे आपस में। तो कुछ इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ओ ओ के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन अपना ये एक है इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के हो गए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब ये इसने बॉन्ड बना लिया ये इस तरह से। अब ये देखो जब पूरा होगा ना तो ये कुछ इस तरह से 8 पूरे कर लेगा, आपस में शेयर कर लेगा। किसके पास एक है, इसने कह दिया कि मेरे ले ले तू, ऑक्टेट पूरा कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। अब एक बार जब ये सारे अपने दे रहते कहेगा एक एक मुझे भी चाहिए, तो हाइड्रोजन भी एक एक लेके हाइड्रोजन के 2 हो गए। इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बैंड स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड एंगल होता है इनका। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, तो लिखो हाइड्रोनियम आयन, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये बच्चों एनटीएससी के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। लिखो हाइड्रोनियम आयन इज formed when a hydrogen ion
एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करता है? ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको हाइड्रोजन आयन बना के दिखाऊंगा और फिर वहां से हम आपको हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। अब देखो एक हाइड्रोजन हमारा, एक पानी ऐसे हमारा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ये वाला बॉन्ड में है, ये वाला बॉन्ड में है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री। जो पेयर होता है ना, पेयर का मतलब होता है दो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पेयर को बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बच जाता है कहीं भी, उसको बोलते हैं लोन पेयर। भाई ये 6 थे इसके पास, तो एक तो इधर आ गया हाइड्रोजन के साथ, एक इधर आ गया हाइड्रोजन के पास, दो तो अभी फ्री बच गए, ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन ये काम तो कुछ नहीं कर रहे ना, घर में खाली पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो इनको बोलेंगे लोन पेयर। अब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाओ, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाओ ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई, हो गया। और ये इसके पास ऐसे, लोन पेयर को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई, लोन पेयर को ऐसे बना देते हैं। अब देखो ये पानी है, पानी के अंदर एक H2O का मॉलिक्यूल, ये है एक H2O का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन लिख लो यहाँ पे। अब देखो लोन पेयर देगा, क्या कह रहा है कि लोन पेयर देगा। अब जब ऐसे दिखाते हैं तो इन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, जब सर्कल बना देते हैं तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए जाते हैं, कर लेना करेक्ट। हाइड्रोनियम आयन इज फाउंड व्हेन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट्स, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो देखो हाइड्रोजन आयन कैसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करता है, जब इनको जब मिक्स होंगे आपस में, जब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, मान लो ये लोन पेयर है, इस हाइड्रोजन एटम के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये ऑक्सीजन, ठीक है भाई। ये एक नया आ गया इधर, तो ये आ गया H पॉजिटिव, ठीक है भाई। और बाकी क्या था? बाकी यहाँ भी हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन यहाँ था। अब देखो क्या बन गया, अब इनको जोड़ के लिखे दिए, लिखा आ जाएगा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3, H3, एक ऑक्सीजन और एक प्लस का चार्ज, ये। तो जो H3O पॉजिटिव बना उसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोनियम आयन। अब यहां से इसने H पॉजिटिव एक लोन पेयर दे दिया, इसने दे दिया ना, हाइड्रोजन के साथ इसने एक लोन पेयर दे दिया अपना। तो अगर ये उल्टा हो जाए कि H दे दे ये अपना, जैसे यहां से लोन पेयर दिया है, इस H ने लिया है, अगर H यहां से निकल ले तो क्या बचेगा हमारे पास? हाइड्रोक्साइल आयन। क्या बचेगा हमारे पास? कुछ इस तरह से बचेगा, OH नेगेटिव, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइल आयन, OH नेगेटिव। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कुछ, ये ऑक्सीजन होगा हमारा, ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा H पॉजिटिव, H हो जाएगा। और 1 2, मान लो लोन पेयर भी आप दिखाना चाहो, 1 2 लोन पेयर हो गए, और क्या बचेगा? जो H है वो भी तो छोड़ के गया है, तो 3 लोन पेयर होंगे, एक लोन पेयर यहाँ दिखाओ, एक लोन पेयर यहाँ दिखाओ, और नेगेटिव चार्ज साथ में रहेगा जहां से H गया, मान लो H यहाँ से गया है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल में जब लोन पेयर दे देगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, तो हमारे पास बनेगा H3O पॉजिटिव, उसको बोलेंगे हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। और अगर H के साथ लोन पेयर जा रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये बन जाएगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको याद रखना हाइड्रोनियम आयन होता है वो होता है H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइल आयन होता है OH नेगेटिव। बस कहानी सारी इतनी थी, इतने के लिए थी। ये जो मैंने बताया ये आपको 11th क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता दिया कि 11th में आपको एकदम से नया नहीं लगेगा सब कुछ। अगर ये पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आई तो आपको किसी तरह से भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव होता है, बस। बाकी कहानी आप 11th में जब भी होंगे आपको समझ में आ जाएगी। अब एक नई टर्म और पढ़ लो आज, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है भाई? जब भी हम मान लो चीनी हमने पानी में डाल रखी है,
और वो ज़्यादा मीठा हो गया पानी हमारा, क्या करोगे फिर? डाइल्यूशन 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ये हमारा पानी है, इसमें हमने डाल दी शुगर, और ये हमारा वाटर, शुगर डाल दी, ये हमारी स्टर हो गई, चम्मच होगी मान लो, और इसने हमने पानी का सॉल्यूशन बना दिया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब कह रहे हैं कि यार ये पानी थोड़ा मीठा हो गया, मीठा हो गया तो मतलब इसकी कहानी को देखो क्या हुआ, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यही तो पढ़ा है, सॉल्यूशन इससे बनता है। सोल्यूट किस में होता है भाई? लेस अमाउंट में। सोल्यूट होता है लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है मोर अमाउंट में। अब वो कह रहा है चीनी सोल्यूट है, कम डाली, सॉल्वेंट ज्यादा था, पानी ज्यादा था, सॉल्यूशन बन गया। अब कह रहे हैं ये सॉल्यूशन है, मीठा ज्यादा है भाई, अब क्या करेंगे? मीठा ज्यादा है तो दो ही तो चीजें डाल सकते हैं, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अब मीठा किसकी वजह से है? सॉल्यूट की वजह से, चीनी की वजह से। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करते हैं घर पे, आप सभी को पता है, और पानी डाल दो, और पानी, ऐड सम वाटर, ऐड सम मोर वाटर, ऐड मोर वाटर। तो जो ये काम करेंगे हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जब हम पानी डालेंगे या सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। तो लिखो, और कंसंट्रेशन की टर्म में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन इससे कम हो जाती है। मान लो कंसंट्रेशन क्या होती है कि मान लो पहले 2 ग्राम चीनी थी किसमें? 10 ml पानी में, तो कितना तो पूछे तो 2/10 थी, मान लो 1/5, 0.2 कंसंट्रेट था भाई, कि 0.2 है ग्राम पर ml। अब कह रहा है कि और पानी डाल दो, मान लो हमने कर दी 20 ml पानी कर दिया, 20 ग्राम ही कर लो, 20 ग्राम पानी कर दिया। अब क्या करेंगे? 2/20, 0.1, कि भाई 0.1 ग्राम पर ml। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम हुई, यहाँ कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना ग्राम कितने ग्राम में, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा थी यहाँ कम हुई, तो मतलब डाइल्यूशन से क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगी डाइल्यूशन से हमेशा। सोल्यूट के अमाउंट अगर कम है और सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा कंसंट्रेशन कम हो रही है। लिख लो डाइल्यूशन को, क्या लिखोगे? डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ, डाइल्यूशन is the process of reducing the concentration of a solution by adding more solvent। और solvent क्या होगा? यूजुअली वाटर, यूजुअली वाटर होता है भाई। राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से सुन लिया अगर मैं बोलता हूँ, टू इट, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल का लेक्चर में हम कुछ नई चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पीएच के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस, एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत ही जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा के 1000 तक कर दे, ताकि हम लाइव आना शुरू हो जाएं। जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये जो क्लास में अपलोड कर रहा हूँ आपको, पहले वीडियो बना के फिर अपलोड कर रहा हूँ, आपको डाउट है तो आप नहीं पूछ सकते डायरेक्ट मुझसे। उसके बाद हम लाइव जैसे आएंगे, तो मैं जैसे ही पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत आई, आप कमेंट डालोगे, मैं कमेंट पढ़ के उसका आंसर सोल्व कर दूंगा। ये होता है लाइव प्रोसेस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और बहुत जल्दी हम लाइव आ जाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।